मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव अपनी चरम सीमा पर है। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर टॉक्स जारी है, लेकिन पर्दे के पीछे हमले बरकरार है। दोनों ही देश एक दूसरे पर बैक टू बैक हमले कर रहे हैं। हाल ही में कुवैत और बहरीन यूएस बेस्ड मिलिट्री बेसिस पर अटैक हुए हैं, जो कि ईरान ने किए हैं। ये दिखाता है कि ईरान अब सीज फायर के मूड में नहीं है, वो बिल्कुल समझौते के लिए रेडी नहीं है। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर आती है, जिसने इस युद्ध में आग में घी डालने का काम किया है, वो है मोज्तबा खामनेई का लेटर। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मेरे साथ है मेरे सहयोगी नागिन जी। नागिन जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो मोज्तबा खामनेई, जो कभी कैमरा अपीयरेंस नहीं करते, जो कभी अपनी ईरानी जनता के सामने नहीं आते, अचानक उन्होंने ये लेटर जो जारी किया है, आखिर उस लेटर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया है? चलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताता हूँ संध्या। सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त की है वो ये है कि ईरान ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये वॉर ख़त्म हो चुका है और ईरान इस वॉर को जीत चुका है। देखिए, वॉर में काफ़ी चीज़ें होती है। एक तो होती है लड़ाई, लेकिन एक होता है प्रोपेगेंडा, जो कि यूएस इतने सालों से अपनी लड़ाइयों में लाता रहा है। वियतनाम की बात करें, जहाँ यूएस वॉर हारा, बहुत सारे वॉर्स यूएस हारता रहा है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, आपने देखा होगा कि फरवरी 28 को जब ये वॉर शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले जनवरी से ही उन्होंने लगातार अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर हमेशा मैसेजेस डाले कि हम कभी भी खामनेई को मार सकते हैं, हम कभी भी ईरान पर कब्जा कर सकते हैं। बिल्डअप हो रहा था और 28 तारीख के बाद तो उन्होंने लगातार बोलना शुरू कर दिया कि हम जीत रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आया कि उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया और बताया और इस तरीके से एक सिग्नल दिया कि हम न्यूक्लियर अटैक कर डालेंगे। और इन सब चीज़ों के बीच ईरान ने भी अपना जो प्रोपेगेंडा है या सोशल मीडिया को एक्टिवेट किया, बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए जो यूएस में बैन भी हुए। तो अब आज क्यों ये मैसेज आया है जबकि सीज फायर टॉक्स चल रहे हैं, न्यूक्लियर पे बातें हो रही हैं? तो दरअसल बात ये है कि ईरान में एक इवेंट था जहाँ पे रुहुल्लाह खामेनेई, जो कि माने जाते हैं ईरान को बनाने वाले, द मेकर, फादर ऑफ ईरान, ऐसे इंसान वो माने जाते हैं। तो उनका जो है एनिवर्सरी थी, उस पे खामेनेई ने, मुज्तबा खामेनेई ने एक मैसेज दिया, एक उन्होंने लेटर लिखा, ऑफ कोर्स अपने सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि उनकी जान को अभी भी खतरा है और मोसाद के काफ़ी सारे एजेंट्स अभी भी ईरान में हैं, तेहरान में हैं, उनकी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं की गई है। तो उन्होंने एक लेटर दिया और उस लेटर में उन्होंने शुरुआत की कि हम ये वॉर जीत चुके हैं। बाकी जो मामला है वो ये है कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहेंगी, लेकिन ईरान को यूनाइटेड रहना है, हमारी लीडरशिप इंटैक्ट है और जो भी ट्रंप हो या बाकी के लोग हो, वो लोग जो भी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। एक बड़ी बात जो उन्होंने अपने लेटर में लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि इज़राइल इज़ द मिलिट्री बेस ऑफ यूएसए। अब इसका क्या मतलब है? जब वॉर शुरू हुआ था तब ईरान ने सबसे पहली बात बोली थी कि यूएस बेस जहां भी होगा वहां हम डायरेक्ट स्ट्राइक्स करेंगे, और वो उन्होंने पहले दिन से ही शुरू किया और पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी जब उन्होंने यूएई को, बहरीन को, कतार को निशाना बनाया। और इन सब चीज़ों के वजह से अब उन्होंने डायरेक्ट एक थ्रेट भी दिया है अपने इस मैसेज में कि अगर ये होता रहा तो वी कंसिडर इजराइल एज द यूएस बेस, तो हम उस पर स्ट्राइक्स करते रहेंगे। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह अभी भी लगातार स्ट्राइक्स करता जा रहा है वहाँ पे। तो ये जो पूरा इवेंट था, एक तरीके से मैसेजिंग करने के लिए उनको मौका मिला और इस इवेंट में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये वॉर हम जीत चुके हैं। और ये बात एक तरीके से अगर आप देखें कि इतने दिनों में हुआ क्या है, तो उनका मैसेज सही है, क्योंकि यूएस ने ये मान लिया है और ट्रंप ने कल ही ये बोला कि हम कोई ग्राउंड इन्वेजन नहीं करेंगे। क्यों वो ये मैसेजिंग दे रहे हैं, ये बड़ा बात है कि ट्रंप ने बोला हम ग्राउंड इन्वेजन नहीं करेंगे। किसी भी वॉर में अगर रणनीति होती है तो एक बहुत सिंपल सी रणनीति है कि वॉर आप तभी जीत सकते हैं जब आपके बूट्स ऑन द ग्राउंड जाए। जब ट्रंप ने बोली दिया कि मैं अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी सोल्जर्स ईरान में नहीं उतारूंगा, बंदर अब्बास में नहीं उतारूंगा, इसका मतलब आप लड़ाई हार चुके। आपने बोल दिया कि अब मैं आगे नहीं लड़ूंगा। अब बात कर लीजिए कि उनके रिसोर्सेस कितने, नेवी सील्स के उनके ऑफिसर्स हैं, मरीन्स हैं, उनके कितने सोल्जर्स हैं, कौन से वॉरशिप्स हैं। आपको याद होगा जब वॉर शुरू हुई थी तो हम बात करते थे यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, अब्राहम लिंकन और ये बड़े बड़े दुनिया के सबसे बड़े वॉरशिप्स, और वो आकर के ईरान को चारों साइड से घेरे हुए थे। अब कितने सारे उनके ये जो जहाज हैं वो हैं, केवल आपका एक जहाज है अब्राहम लिंकन, और उसको भी
आज उन्होंने अटैक किया है, आईआरजीसी ने उसको टारगेट किया है। केवल एक जहाज है आपका, 4000 फोर्सेस उस पे भी है, बहुत सारे डिस्ट्रॉयर्स हैं। अभी भी कम से कम 40 से 50,000 यूएस सोल्जर्स कतार में, कुवैत में, बहरेन में, ये सारी जगहों पर हैं। तो वॉर तो चलिए, ये पहले भी थे, वॉर शुरू होने के पहले भी थे। तो अब कैसे देखेंगे आप इस वॉर को? अगर देखेंगे तो 96 डेज, और इसमें ईरान के 3,500 से 4,000 लोग मारे गए हैं। इनका टारगेट था आप आईआरजीसी को ख़त्म कर देंगे, जो कि 2 लाख की सेना है। इनका टारगेट था हम इनके परमाणु, जो भी इनका अभी तक का एक्सपेरिमेंट है, 400 केजी का इनका यूरेनियम है, हम उसको ले लेंगे। वो भी यूएस नहीं ले पाया। इनका टारगेट था कि हम ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे। आपने खामेनेई को मारा, लेकिन रिजीम आप नहीं चेंज कर पाए। इनका टारगेट था कि हम सारी मिसाइलें ख़त्म कर देंगे। 80% मिसाइलें अभी भी ईरान के पास हैं, और वो डेली ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वो जो भी देश हो गल्फ में उसको निशाना बना सकते हैं। तो दीज आर ऑल द प्रूफ्स अबाउट व्हाट खामेनेई इज सेइंग। और उन्होंने अपने इस मैसेजिंग को जिस प्रकार से दिखाया है, अपने फादर के लिए, उनके फादर के लिए एक जगह जो है उनकी कुर्सी उस स्टेज पे छोड़ दी गई थी, जस्ट टू सिंबलाइज हु इज इन पावर। और उन्होंने जो बोला था पहले कि हम कभी भी झुकेंगे नहीं यूएस के सामने, और यूएस को उन्होंने 1989 में सबक जो सिखाया था वो अभी तक चल रहा है, उस चीज़ को ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक तरीके से अगर उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, लेकिन साथ में वार्निंग भी दी है इजराइल को कि हम आपको पूरे तरीके से जला देंगे अगर आप इस वॉर को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या हम नागिन जी मान ले कि अब जो है ईरान साइलेंटली ये वॉर जीत चुका है? देखा जाए तो कितने अमेरिकी वॉरशिप्स हो, खबरें ऐसी भी आएगी कम से कम 13,000 यूएस सोल्जर्स जो है इस पूरे युद्ध में मारे गए। यही नहीं, कुवैत हो या फिर आपका कतर ले लीजिए, यूएई, इन सब में जितने भी मिलिट्री बेसिस है, इतनी तबाही, चाहे वो जेट्स हो, इतने अरबों डॉलर का नुकसान और साथ ही जान माल की हानि। तो आपको लगता है कि जो सुपर पावर अमेरिका का गुरूर था वो अब घुटनों तले आ चुका है? साथ ही उसने जो ईरान को वेनेजुएला समझने की भूल की थी वो अब उसे भारी पड़ रही है। नहीं, बिल्कुल सही है। दीज आर द पॉइंट्स। अगर आप फाइनेंशियली देखें तो नुकसान किसको हुआ है? देखिए, ईरान की इकोनॉमी ऑलरेडी सफ़र कर रही थी बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस। इतने सारे यूएस सैंक्शंस जो लगे हुए हैं, जो ट्रंप ने अपने पिछले टर्म में लगाए थे, जिसको ओबामा ने हटाया था और इन्होंने फिर से लगाया। और इसी बात को वो बोलते रहते कि हम तो भाई ऐसी डील कभी ज़िंदगी में करेंगे नहीं जैसा कि ओबामा ने किया था। तो सैंक्शंस इन्होंने लगाए, ईरान को इन्होंने बहुत गरीब किया, और वॉर के जस्ट पहले दे एंश्योर्ड कि ईरान का जो करेंसी है उसको आप इतना वीक कर दो, इतना कमज़ोर कर दो डॉलर के अगेंस्ट, कि $1 की वैल्यू मान लीजिए कि अगर 12 लाख इरानियन करेंसी के बराबर हो, तो फिर आप समझ लीजिए कि उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। तो ईरान पूरे तरीके से कमज़ोर हो गया। ईरान ऐसे सिचुएशन में था जहां उनके लिए मरो या मारो वाली स्थिति थी। दिस वॉज द एंड ऑफ द नेशन or the beginning of the nation. I will call it, Iran has risen like a phoenix. They have shown what they can do. उन्होंने प्रूव कर दिया कि यूएस जैसी ताकत, इजराइल जैसी सेना, कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई, दुनिया के सबसे अमीर देशों ने एक गरीब देश से लड़ने की कोशिश की, और इस देश ने अकेले इन सब को सबक सिखाया है। एक तरीके से यूएई इस हालात पे आ गया कि अपने सबसे पुराने दोस्त यूएस की आर्मी को बोला कि आप अपने बेसेस यहाँ से हटा लो। समझिए कि किस लेवल का फियर, कि 40-50 साल पुराने आप अपने सारे दोस्तों के जो रिलेशंस है उसको आप खराब कर रहे हैं। इस लेवल का हमला ईरान ने किया है। एक रियलाइजेशन ये आखिरी 2-3 दिनों में भी ट्रंप को ज़रूर आई होगी, जिस प्रकार से कुवैत को इन्होंने निशाना बनाया है और वहाँ पर एयरपोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आप पूरा अगर जो सर्कल है 28 तारीख से अभी तक की जर्नी देखें तो ईरान ने ये दिखाया है कि दे कैन विन द वॉर। तो खामेनेई ने अगर ऐसा बोला है तो आई टेक इट कि हाँ ठीक है, अगर 10 में से उनके स्पीच को आप 7 मार्क दो तो दिस इज़ नॉट रॉन्ग। ऑफकोर्स ईरान में जो है लोग मरे हैं, बहुत 4000 तक लोग मरे हैं। डेटा हमें पता नहीं कब पता चलेगा कि एग्जैक्ट डेटा क्या है। जो आप बात कर रहे थे कि यूएस सोल्जर्स कितने मारे गए हैं, तो केवल 15 अभी तक बोल रहे हैं, लेकिन 600 से ज़्यादा घायल हैं। और ये सच बात है कि
यूएस ने अपने सोल्जर्स को बेसेस से हटा के होटल्स में डाल दिया था, ऐसी कंडीशन आ गई थी। और इन्होंने होटल्स को भी निशाना बनाया, होटल्स में ही मारे। ये नंबर्स हमें अभी नहीं पता चलेंगे, यूएस को कितना नुकसान हुआ ये भी पता नहीं चलेगा जब तक ये इलेक्शंस हैं। आपको ये याद रखना होगा, नवंबर में आपके यूएस में इलेक्शंस हैं। उन इलेक्शंस के पहले ये डेटा कोई भी सरकार नहीं रिवील करेगी, क्योंकि इससे जो है, अगर बॉडी बैग्स जाते हैं, 100 बॉडी बैग्स भी जाते हैं अगर यूएस में, तो पूरा माहौल यूएस का बदल जाएगा। और ट्रम्प को हो सकता है उनका इम्पीचमेंट भी हो जाए कि उन्होंने अपने शौक से एक वॉर में लोगों को ढकेला और उनके पास इतनी भी स्ट्रैटेजी नहीं थी कि वो जाएं और ग्राउंड पे लड़ाई करें। इससे तो वो हमेशा, उन्होंने ना बोला, एक बार करने की कोशिश की और उनके 2 जो फाइटर पायलट्स थे वो एक तो मारा गया और एक पकड़ा गया। तो बहुत कुछ है जो इस वॉर में ईरान की जीत की तरफ इशारा करता है। तो देखते हैं कि ये लड़ाई अभी कितनी और गंभीर हो सकती है, क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई अभी भी चल रही है। उनके बीच सीज फायर के बाद हो रही है, सीज फायर के बाद भी लेबनान पे हमले हुए हैं, जिसके वजह हमले से हुए, और साथ में आपने बॉर्डर में काफी सारा एरिया आपने कवर कर लिया है, जैसे आपने 67 के वॉर में किया था। तो इजराइल का मैप अगर और बढ़ जाता है तो ये ईरान को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। लेकिन लेबनान में एक अलग लड़ाई चल रही है कि हिजबुल्लाह अब उतना पावरफुल नहीं रहा है। हिजबुल्लाह को इजराइल ने एक तरीके से ख़त्म किया है, और जो लेबनान की सरकार है वो नॉर्थ लेबनान से वहाँ पर राज करती है। अगर आप साउथ लेबनान जाना चाहें तो आपको स्पेशल परमिशंस चाहिए, जहाँ हिजबुल्लाह का गढ़ है जो कि इजराइल के क्लोज है। तो साउथ लेबनान में पूरा यूएन फोर्सेस हैं और वहाँ पर आपको एकदम अलग ही माहौल दिखेगा, देश से बिल्कुल कटा हुआ। लेकिन जो वहाँ के मुसलमान हैं, जो वहाँ के सुन्नी मुसलमान हैं, वो हिजबुल्लाह के सारे सपोर्ट में हैं। नागिन जी, जैसे आपने कहा कि लेबनान पे सीज फायर के बाद भी हमले हुए हैं, तो ईरान ने जो है अपनी शर्तें साफ रखी है कि जब तक इजराइल लेबनान पे हमले करना जारी रखेगा तब तक समझौते की टेबल पर ईरान नहीं बैठेगा। इस बीच एक खबर भी आई थी कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कुछ कहा सुनी हुई है, क्या वो इसी सीज फायर से रिलेटेड थी? जी, ट्रंप ने सीधे गाली दे दी, यू आर अ डैश लायर। मैं वो वर्ड नहीं बोल सकता कैमरे पे, या हमें बीप ही करना पड़ेगा। तो ट्रंप ने उनको गाली दे दी और उन्होंने बोला कि हाँ, मैं भड़कता हूँ जब मेरी बात होती है नेतन्याहू से। और ये पहली बार नहीं है। जब 12 डे वॉर हुआ था पिछले साल, और वो भी जून में ही हुआ था, तो जब जून में ये लड़ाई हुई थी तो एक समय ऐसा आया कि यूएस ने पहले अटैक किए लगातार ईरान के ऊपर, और उन्होंने बहुत बड़ा अटैक किया था, B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, और उन्होंने ये क्लेम किया कि हमने सारे न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, कि सब कुछ तबाह हो चुका है। ईरान को हमने 5 साल पीछे ढकेल दिया है। इतना बड़ा अनाउंसमेंट ट्रंप ने किया कि हाँ जी, हम वॉर जीत गए 12 दिनों में। ईरान ने भी काफ़ी कुछ अटैक किया था इजराइल के ऊपर, और काफ़ी नुकसान टेल अवीव और हाइफा को हुआ था। लेकिन 12 दिनों के वॉर के बाद जब ट्रंप ने बोला हाँ जी हम जीत गए, उसके बाद इजराइल ने दोबारा अटैक शुरू किए। यहाँ तक कि उन्होंने बेस्ट फ्रेंड ऑफ यूएस कतार के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि वहाँ पर इरानियन मिनिस्टर्स थे, IRGC के मेंबर्स थे। तो समझिए कि किस लेवल का पंगा नेतन्याहू ने ट्रंप से पिछली बार लिया था। नेतन्याहू का कहना है ईरान को ख़त्म करो, रिजीम चेंज होनी चाहिए, ट्रंप हैज़ फेल्ड। तो अब जो बहस है वो लॉबीज की है। आपको जूस की लॉबी भी समझना पड़ेगा। एक जूविश नेशन, जूविश कम्युनिटी जो दुनिया में सबसे अमीर हैं, उन्हीं के सपोर्ट से ट्रंप बनाते हैं अपनी सरकार। उनको पैसा अपने कैंपेन के लिए वहाँ से मिलता है, तो उनको दुखी नहीं कर सकते। और पावर में बने रहने के लिए जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये तो हमने हर जगह देखा है, अपने देश में भी देखा है। जी बिल्कुल नागिन जी, ये युद्ध जो है अब सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रहा है, इसमें इजराइल और UAE, कुवैत और तमाम मिडिल ईस्ट के देश जो है इस आग में झुलस रहे हैं। और ऐसे अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं कि जब ये दुनिया महायुद्ध जो है World War III विटनेस करेगी। तो क्या लगता है कि हम वाकई इस आगाज़ पर खड़े हैं कि हमें जल्द ही विश्व युद्ध देखने को मिलेगा? विश्व युद्ध, देखिए, हमने इतने शोज़ किए हैं, इतने एक्सपर्ट से बातें की है, चाहे वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हो या वॉर के एक्सपर्ट्स हो। जब उनसे बात करते हैं तो देयर इज़ अ डिवाइड। कुछ का कहना है कि नहीं नहीं जी, विश्व युद्ध तो नहीं होने वाला, ये सब बस चलता रहेगा। कुछ का कहना है कि हम विश्व युद्ध में जी रहे हैं, भले इसका रूप बदल गया है।
अगर हम पूरे दुनिया की बात करें तो आप देख लीजिए, ट्रम्प खुद 9 देशों से अभी लड़ाई कर रहे हैं। क्यूबा पे लड़ाई, वो वहाँ पे नुकसान करना चाहते हैं, लगता है साउथ कि चाइना। इस युद्ध का जो मेजर की पॉइंट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है, यही वो कड़ी है जो दुनिया को इस युद्ध की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो पॉइंट बनाया गया 28 फरवरी के पहले। कौन बात कर रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मुद्दा बनाया गया और वो ईरान के पक्ष में था और ईरान वहां जीत रहा था। अब ट्रम्प बोले कि उसको भी हम खुलवाएंगे, लेकिन बात समझिए कि 9 देशों से यूएस, दुनिया का सुपर पावर, ऑलरेडी लड़ाई कर रहा है। रशिया ऑलरेडी लड़ाई कर रहा है। नेटो चीफ कल ही यूक्रेन में थे। रशिया यूक्रेन की आपको बात बता दे, 30 लोग मारे गए हैं। एंड रशिया का बिगेस्ट स्ट्राइक जो है 2026 का, वो 2 दिन पहले हुआ है। पुतिन ने बोला है हमने जो एरिया कवर कर लिया उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अब चाइना अपना बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन साउथ चाइना सी में वहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट देखा जा सकता है। काफ़ी सारे ऐसे जगह हैं। वर्ल्ड वॉर अब कैसे आप डिफाइन करते हैं ना, अब ये आपकी समझ पे डिपेंड करता है। आप इसको जो नाम देना चाहे वर्ल्ड वॉर नाम दे चाहे नहीं दें, लेकिन भारत को एक बात बता दें कि भारत में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने वाला है। दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आप किस तरह की तबाही देखना चाहते हैं? आप क्या सड़क पे पूरी लाशें बिछ जाएं वर्ल्ड वॉर 2 की तरह, तब आप मानेंगे कि हाँ जी हम वॉर में हैं? तो देखिए, हर जगह वॉर चल रही है। जब तक लोग नहीं मर रहे हैं, आपके आंखों के सामने नहीं मर रहे हैं, हम तो ऐसे हो चुके हैं कि अगर 65,000 लोग गाजा में मारे गए तो कौन उसके बारे में बात कर रहा है? तो बात यह है कि लाइफ की वैल्यू शायद 1945 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो लाइफ की वैल्यू बहुत डिफरेंट थी। आज हो सकता है कि हम शायद इतने सारे हो गए हैं ना कि हमने लाइफ की वैल्यू मिस कर दी है। तो आप जो भी नाम दें इस वॉर को, लेकिन पूरी दुनिया तो वॉर में है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस कि वी आर इन अ वॉर। जो है इन्फ्लेशन की वॉर है। इन्फ्लेशन की वॉर है और उसका नुकसान हमारे जैसे लोगों को जो भी है, हम सबको ही उठाना है। और क्या मतलब एक अच्छी लाइफ का, या एक दुनिया बड़े प्यार से या चैन अमन में जी रही है? देखिए, कोई आइडियल सिचुएशन कभी होता नहीं है। अब ये वर्ल्ड वॉर मतलब कि ये मौका था, ऐसा था कि गल्फ नेशंस, अगर उसमें 5-6 देश ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके थे, सो कुछ भी हो सकता था। अब देखते हैं कि ईरान ने बोल दिया कि वॉर हम जीत चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप लेकिन इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, कुछ ही घंटों में वो जागेंगे और उनका स्टेटमेंट आने वाला है। देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि वो तो यहाँ तक की वार्निंग दे चुके हैं कि हम कभी भी न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी सेंटकॉम से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है किसी भी हमले की, तो देखते हैं कि ट्रंप का इस पे क्या रुख है और वो क्या बयान देते हैं। फिलहाल जाते जाते दर्शकों को हम एक क्विक अपडेट दे देते हैं कि पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 3 जून को कुवैत और बहरीन के यूएस मिलिट्री बेसिस पर अटैक हुए थे, और इसके बाद आज यानी 4 जून को यूएस नेवी का जो कमांड सेंटर है उस पर भी ईरान ने मिसाइलें बरसाई है। ये अब फिलहाल ये देखना बाकी है कि सेंटकॉम जो है इस पे उनका क्या कहना है। अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की खामोशी ना हमेशा ऐसी होती है नागिन जी की, वो सीधे बयानों से पहले कुछ अटैक करते हैं, उसके बाद ही उनका बयान आता है। तो सीज फायर तो ऐसा लग रहा है कि बस एक मजाक बन के रह गए। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या कुछ जो है अमेरिका करने वाला है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.